नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भी भारत की इस खास चर्चा में मैं हूं श्याम सुंदर और मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कई लोग मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करवा देता हूं और सबसे पहले आपको ले चलते हैं बिहार के बेतिया में। शैलेंद्र गढ़वाल लाल टी शर्ट में आपको नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र गढ़वाल बेतिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थारू आदिवासी समुदाय से आते हैं। एक राजनीतिक परिवार से इनका लेना देना रहा है, उस परिवार से आते हैं। इनके पिता बिहार में मंत्री रहे हैं, ये खुद भी चुनाव लड़ते रहे हैं, इस लिहाज से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, आदिवासी मसलों पर लगातार बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। उनके अगर मेरी आप दूसरी तरफ देखेंगे तो सुवर्णा हमारे साथ मौजूद है। सुवर्णा नासिक से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुवर्णा एक गैर सरकारी संगठन चलाती हैं मुंबई में। राष्ट्रीय स्तर का वो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम करती हैं जिसमें देश भर के आदिवासी हिस्सा लेते हैं। उसके अलावा वो वहां के आदिवासी इलाकों में भी अलग अलग मसलों पर आदिवासियों के बीच में लगातार काम करती हैं। आनंद दत्ता रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दत्ता एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। आज के दौर में उन्होंने ये तय किया है कि वो अपने मन का काम करेंगे। लगातार वो झारखंड और ग्रामीण भारत से, आदिवासी भारत से देश के जितने भी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उनकी रिपोर्ट्स आपने जरूर पढ़ी होगी। खासतौर पर डिजिटल मीडिया में उनकी रिपोर्ट्स लगातार पब्लिश होती रहती हैं, चाहे वो बीबीसी हो, द प्रिंट हो, वायर हो, और भी बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर वो लगातार लिखते हैं। उसके अलावा महेश मालवीय खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो एक पूरा आदिवासी इलाका है, वहां से पत्रकार हैं, लगातार आदिवासी मसलों पर लिखते हैं। मैं भी भारत के संपर्क में लंबे समय से रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और उनके अलावा राज वसावा मेरे प्रिय मित्र भरूच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भील आदिवासी समुदाय से आते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भेलिस्तान टाइगर सेना के महासचिव हैं और बहुत खूबसूरत इंसान है। वो जाने जाते हैं अपने हेल्पफुल नेचर के लिए। उस पूरे इलाके में, न सिर्फ भरूच में बल्कि उसके आसपास के जिलों में भी, गुजरात में बड़े प्यार से लोग उनको राज भाई कहते हैं। राज भाई से भी बात करेंगे। और नासिक से ही हमारे एक और दोस्त विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो भी एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। वो लगातार आदिवासी मसलों पर लिखते बोलते हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आज इससे पहले कि हम अपने साथियों के साथ चर्चा शुरू करें, मसला जैसा आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि ये महामारी का दौर है। लॉकडाउन के अंदर ज्यादातर स्टेट्स में हम लोग रह रहे हैं, घरों में कैद हैं। शहरों में अब कुछ अच्छी खबरें आनी शुरू हुई हैं कि परिस्थितियां काबू में आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि कोविड जो है वो ग्रामीण भारत में फैल गया है और आदिवासी इलाकों तक पहुंच गया है, जहां कोरोना की पहली लहर नहीं पहुंच पाई थी। आदिवासी इलाके आमतौर पर रिमोट एरियाज में हैं, जंगल के भीतर हैं, उनका अलग वातावरण और परिवेश होता है। लेकिन इस बार न सिर्फ आदिवासी इलाकों में कोविड पहुंच गया है, बल्कि पीवीटीजी कहे जाने वाले आदिवासी समुदायों में, यानी कि आदिम जनजाति जिन समुदायों को कहा जाता है, उन तक ये वायरस पहुंच चुका है। मसलन उड़ीसा का जो बोंडा ट्राइब, जिसको कहा जाता है कि अभी भी प्रिमिटिव स्टेज पर वो लोग रहते हैं। हमारी मुलाकात में भी भारत में उनसे हुई थी, हमने आपको उनकी जीवन शैली दिखाने की कोशिश की थी। वहाँ करीब 12 लोग को इस वायरस से प्रभावित पाए गए थे। उसमें से 4 लोग जो हैं वो रिकवर हो गए थे। 8 लोग अभी भी इस वायरस से संक्रमित हैं और उनके अस्तित्व के लिए ये वायरस खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनकी जो आबादी है उसमें पहले से ही या तो कमी आ रही है या एक स्टैग्नेशन देखा जाता है, ठहराव उनकी आबादी में देखा जाता है। आदिवासी भारत को ये वायरस आधुनिक
जाने वाले समाज से मिला है, क्योंकि आमतौर पर आदिवासी भारत में जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में इस तरह के वायरस नहीं मिलते हैं। लेकिन वजह जो भी हो, इस पर शोध होंगे, चर्चाएं होंगी। लेकिन आज जो हमारे सामने मसला है, वो मसला ये है कि इस वायरस की पहुंच को किस तरह से रोका जाए, जिन आदिवासी इलाकों में अभी तक नहीं पहुंचा है। जहां पहुंच गया है वहां क्या किया जाए, सरकारों की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके अलावा जिस तरह की खबरें लगातार आदिवासी भारत से जुड़ी हुई छप रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उन पर भी चर्चा करनी जरूरी है। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि आदिवासी भारत इस वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित है, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि आदिवासी आबादी जो है वो वैक्सीन नहीं लेना चाहती है। उसमें कई तरह के भ्रम, अंधविश्वास, कई तरह की झिझक और डर वैक्सीन को लेकर है। शायद ये खबर, दोनों ही खबरों में कुछ सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। आज पूरी सच्चाई क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आदिवासी इस वैक्सीन से डर रहे हैं, वो किसी तरह का भ्रम उनके बीच में है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है और इस भ्रम को दूर कैसे किया जा सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। जमीन पर हालात क्या हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज सीधा सबसे पहले राज भाई वसावा के पास चलते हैं, क्योंकि राज भाई वसावा खुद एक तरह से कोरोना को हरा कर आए हैं, मौत को हरा कर आए हैं। वो काफी लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहे, वो उस वायरस से ग्रस्त हो गए थे। तो राज भाई, बहुत संक्षेप में पहले बताइए कि कैसे आपने इस लड़ाई को जीता और आदिवासी इलाकों में गुजरात के क्या हालात हैं? श्याम सुंदर जी, सबसे पहले मैं भी भारत न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे देश के सभी सगाजनों को मैं जोहार करता हूं। कोविड में जब मैं एक्चुअली, मेरा ब्रदर पहले पॉजिटिव था, वो भी सीरियस था। उसके बाद मेरे मदर सीरियस हो गए कोविड पॉजिटिव में। तो उनकी देखभाल में मैंने ना प्रॉपर नींद ली, ना प्रॉपर खाना खाया। इस वजह से मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया, और ऑलमोस्ट मैं 16 दिन में अनकॉन्शियस रहा। लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर ने और डॉक्टर्स ने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया, जो इंजेक्शंस यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, वो दूर दराज के एरिया से ब्लैक में। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर जो वैक्सीन है, वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन जो कोविड में जो मेडिसिन जो रिक्वायर्ड होती है, जो इंजेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो गुजरात में मिलने मुश्किल थे। और गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में वो जो इंजेक्शन जो नीडी होते हैं वो मिल नहीं रहे हैं, इसलिए उसका ब्लैक मार्केटिंग भी होता है। चलो, हम तो थोड़े फाइनेंशियल साउंड है, इसलिए हमने 1.5 लाख वाला इंजेक्शन भी लिया, 50,000 वाला भी लिया। ऑलमोस्ट हम टोटल फैमिली मेंबर्स के 15-16 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ। और डॉक्टर्स हमारे पहचान के थे, इस वजह से उन्होंने मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट दी। अगर किसी और डॉक्टर्स के पास में गया होता तो टू बी ऑनेस्ट मैं आज आप सबके सामने बैठा नहीं होता। तो बात ये है कि बहुत फाइट की मैंने। मेरा इंटरनल जो मेरा इम्यूनिटी था, उसकी वजह से मेरा विल पावर जो स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से मैं इसको हरा पाया हूँ। और आपने जो आदिवासी गांवों में जो कोविड पहुंचा है, उसके बहुत सारे रीजन हैं कि जो कई लोग पहले शहरों में जाते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वो शहर से वापिस जब अपने गांव में आते हैं तो वो कोई टेस्टिंग करा के नहीं आते। टू बी ऑनेस्ट, अगर वो अपना टेस्टिंग करवा के अगर आते हैं तो कई अंश तक हम कोविड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राज भाई, एक सेकंड के लिए रुकिएगा, क्योंकि आवाज ही को रही है। महेश जी, आप अपना अगर थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें, क्योंकि आपके उससे शायद वापस आ रही है आवाज। जी जी राज भाई। हाँ, मुझे भी एको आ रहा है, मुझे भी एको आ रहा था। तो हाँ, तो अगर लोग अपना कोरोना टेस्टिंग करवा के अगर अपने गांव में जाते, तो अगर कुछ पॉजिटिव केसेस है, तो अगर वो पॉजिटिव आते तो वहीं पे रुक जाते कुछ दिनों के लिए ट्रीटमेंट करके। तो अगर जब नेगेटिव होकर अपने गांव में जाते तो दूसरे लोगों को वो प्रोटेक्ट कर सकते थे। वैसे हमारे अभी आदिवासी गांवों में अभी शादियों का सीजन चल रहा था,
तो लोग क्या है ना श्याम सुंदर जी, शादी के टाइम में ना लोग ये नहीं देखते कि कौन बीमार है, कौन अच्छा है, बस वो शादी में क्या है ना दिल लगा के मस्ती से झूमते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है संक्रमण का। और अगर किसी की डेथ होती है, चाहे वो नेचुरल रीज़न से हो, फिर भी क्या होता है पूरा गाँव उसके फ्यूनरल में जाता है। टाइम पे उनको या 2 या 4 लोगों को जो भी फ्यूनरल है, वो कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लोग तो उसमें भी ये जो कोरोना है वो काफ़ी स्प्रेड हुआ है। रोकने का जो रीज़न रोकने के हमारे पास अगर कुछ तरीके हैं, तो सबसे पहले आपने जो अभी आज सुबह एक स्टोरी बनाई है, कि सबसे पहले कि आदिवासी क्षेत्रों में जाने के लिए गाँव रास्ते ही नहीं है, तो वहाँ पर व्हीकल सर्विसेज़ या इमरजेंसी एम्बुलेंसेस कैसे पहुँचेगी? अगर कोई पेशेंट पॉज़िटिव है या बीमार है या वो क्रिटिकल है, तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए या तो उनके फैमिली मेंबर को 4 पहियों पर किसी ना किसी तरह लेके जाना पड़ता है। जो आधे घंटे में पहुँचना चाहिए, वो 8 घंटे में पहुँच रहा है। तो ये रोड फैसिलिटीज़ भी आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है। दूसरी बात, जो वहाँ पर पीएचसी या सीएचसी सेंटर है या सब सेंटर्स है, वहाँ पर डॉक्टर्स या स्टाफ की जो वहाँ पर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वो वहाँ पर नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स या जो भी मेडिकल स्टाफ है, वो आदिवासी क्षेत्रों में काम करना नहीं चाहता या अननेसेसरी वो किसी ना और रीज़न की वजह से वो वहाँ पर अपने आप को रिक्रूट करना नहीं चाहता। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपने जो वैक्सीनेशन की बात की कि वैक्सीनेशन के बारे में लोगों में अंदर भ्रम है, बिल्कुल भ्रम है। क्योंकि आपका साउंड म्यूट है। जी, जी, मैं राज भाई वैक्सीनेशन पे अलग से एक राउंड चर्चा का ओके, करेंगे। ठीक, तो ठीक, ठीक, अब ठीक, ठीक। आपके बाद शैलेंद्र भाई अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। शैलेंद्र गढ़वाल के पास चलते हैं। शैलेंद्र भाई, आपके इलाके में मुझे थोड़ा घूमने का मौका मिला है। जी आपके साथ भी घूमे और फिर जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है, जी उस इलाके में भी गए। क्योंकि वो एक रिजर्व फॉरेस्ट है तो वहाँ कई तरह की पाबंदियां हैं। वहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सड़क बनाने की अनुमति नहीं देता है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अभी तो चक्रवात की वजह से शायद बिहार में बरसात हुई भी है। अगर बरसात हो हो भी रही जाए है। तो बहुत सारी थारू आदिवासी बस्तियां हैं जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। ना वहां से लोग बाहर जी आ सकते हैं, ना आप वहां जा सकते हैं। उस इलाके जी में गोंड का एरिया जिसको कहते हैं आप लोग, वहां में गया था और वहां पे एक डॉक्टर से मुलाकात हुई थी जो असल में एक झोला छाप डॉक्टर जिनको प्रैक्टिशनर, वो थे। हाँ झोला छाप। और उनसे मैंने पूछा कि जब बरसात हो जाती है तो अगर कोई गंभीर बीमार हो जाए, सीरियस बीमार हो जाए, तो क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि या तो डोली बना के उनको हरना टांड किसी तरह से पहुंचाते हैं, नहीं तो उन्होंने बहुत भोलेपन से और बहुत जिसे कहें साफ गोई से कहा कि वो मर जाता है, वो मर जाता है। अपने भोजपुरी टोन में उन्होंने कहा। तो क्या हालात हैं वहाँ? किस तरह से वहाँ के हालात हैं अभी कोविड के, और क्या आप चुनौतियां उस इलाके में देखते हैं? देखिए अभी फिलहाल में मतलब था, मतलब जिला परिषद का अध्यक्ष भी था। जी बिहार में एकमात्र जिला है पश्चिमी चंपारण जहाँ आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है और 38 जिले में एक जिला जिला परिषद अध्यक्ष के लिए आदिवासी के लिए रिजर्व है। जी, मैं तो बताना भूल गया कि वहां पे थारू के अलावा उरांव और दूसरे आदिवासी समूह भी हैं। उरांव है, मतलब चेरुम है, जी गोंड है थोड़े बहुत, जी और मुंडा भी है। जी जी और तो हमारे साथ उरांव अगल बगल मतलब जंगल के किनारे यही है। तो दोन का जो इलाका जो स्पेसिफिकली आपने बात किया, अभी जो बारिश हो रही है इस चक्रवात के कारण, तो अभी फिलहाल वहां जाना संभव है। और एक वही इलाका है कि फॉरेस्ट में ऑल वेदर रोड, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि ऑल वेदर रोड हो, लेकिन बीच में नदियां हैं, वो पहाड़ी नदियां, एक ही नदी को बार बार पार करना पड़ता है। जी तो वही एक तरीका बचता है। अगर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो या तो उसको खटिया पे लाद के उठा के ले जाते हैं, नहीं तो या तो वहीं उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। जो पहली वेव थी इतनी खतरनाक नहीं थी जैसा मुझे लगा जी और जैसा अनुभव किया, लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये चीज कह सकता हूं कि आपदा में हम लोग सह अध्यक्ष होते हैं जिले के,
लेकिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक भी मीटिंग ऐसी नहीं है कि जिसमें हम लोगों को बुलाया हो या पूछा हो। वो अपना काम कंप्लीटली अलग ढंग से करते हैं और यही कारण है कि उनको बेसिक बाकी चीजों की, बाकी जगहों की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो जगह जगह पे पहुंच भी नहीं पाते। और जैसे पहला वेव था, मतलब हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हुए, उस समय लाठी डंडा से पीट दिया गया। मतलब कहा नहीं जाता शेर आया, लेकिन जब ओरिजिनल शेर आया तो कोई लोग डर नहीं रहे हैं। आज जो जैसे कि राज भाई ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लोग गरीब हैं, वो शहरों में काम करने जाते हैं, तो जब खराब समय होता है तो कोई ये नहीं सोचता है कि मैं टेस्ट कराऊं या ये कराऊं। वो तो बुरे समय में कैसे भी भाग के अपने जगह पे आना चाहता है कि जब दुनिया मर रही है, हम भूखे मरने से तो अच्छा है अपने जगह पे जाके कम से कम पहुंच तो जाए अपने लोगों के बीच। प्रॉब्लम वो है, ऐसा अवेयरनेस नहीं है। एक गांव हमारे यहाँ गौनाहा प्रखंड में ही शेरवा मजीदवा पड़ता है, वहां 7-8 आदमियों की वही फीवर हुआ, सांस फूलने के कारण वो डेथ हो गई। इस बार जो हो रहा है, ज्यादातर जो मौतें हो रही है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हो रही है, और बिहार में वैसी कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं है कि ऑक्सीजन मिल पाए। अगर कुछ एनजीओज हैं, एक केआर एक स्कूल है, संकल्प 95 है, उसके बच्चे हैं, कुछ मारवाड़ी संगठन है, कुछ हम लोग हैं, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से अपने पैसे से खरीद के दो तीन इकट्ठा करके, और हम लोग जिसको कोविड है रिपोर्ट देख के उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उस कारण मतलब भला हो उन लोगों का कि लोग का जान बचा रहे हैं, नहीं तो लोगों का बहुत का जीना बहुत ही मुश्किल था। जी, तो आप ऐसा भी हुआ है, सिस्टम फेल हो गया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर लोग मदद कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे लोग, बहुत सारे मसले हैं जिन पे आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बात जो आपने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी लोगों से एक राउंड बात करके उस मसले पर आएंगे कि मेरी नजर में आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा जरूरत है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। भाषा के लिहाज से, उनकी जीवन शैली के लिहाज से वो झिझकते हैं बाहरी लोगों से मिलने में। भरोसा, एक जिसे ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। जी वही मैं मतलब आधी बात बोल के मैं रुक गया कि वो शेरवा मजीदवा एक गांव था, उसमें 6-7 लोग वो फीवर हुआ था, ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, लेकिन वो लोग टेस्ट नहीं करा रहे थे। तो फिर जैसे मुझे खबर लगी, मैं सीएस से बात किया, फिर वहां के लोकल लोगों से बात किया कि भाई तो भागने से कुछ नहीं होगा, बीमारी से भागने से तो कोई समाधान है नहीं, टेस्ट तो कराना पड़ेगा। फिर वो लोग जाके उनको कन्विंस किए, वहां के मुखिया थे, उनसे मैंने बात की, फिर टेस्ट किट भेजवाया, तो वहां बहुत लोग, उसके बाद कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हुए, फिर उनका इलाज हुआ, वो ठीक हुआ। जी जी, ये माना कि बाकी लोगों से रेजिस्टिविटी ज्यादा है। जी, आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन जो सवाल आपने उठाया है ये सिर्फ कोविड वैक्सीन या कोविड टेस्टिंग या कोविड के इलाज का मसला नहीं है। अगर आदिवासियों में आप चाहते हैं कि कोई काम करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात ये होती है कि जो आदिवासी समुदाय में लीडिंग पोजीशन में जो है, लीडरशिप की पोजीशन में, चाहे वो सामाजिक स्तर पर है, पॉलिटिकल स्तर पर, और आप तो फिर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको अगर नहीं बुलाया जा रहा, तो ये अफसोस की बात ही कही जा सकती है कि जो सबसे पहली शर्त है आदिवासियों के बीच जाने की, कि उनके लोगों को साथ लेके जाइए, उनकी भाषा में बात कीजिए। इस पर चर्चा करेंगे, बाकी सब लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन सुवर्णा के पास चलते हैं। सुवर्णा, माफ कीजिएगा, लेडी फर्स्ट होता है, लेकिन मैं राज भाई और शैलेंद्र भाई के पास पहले चला गया। अपने इलाके का थोड़ा सा हालचाल बताइए, क्या हालचाल है वहां पे, किस तरह से लोग कोविड से निपट रहे हैं? जैसे राज सर ने और शैलेंद्र सर ने जो कहा, वही सारी चीजें हमारे यहाँ पे भी वही हो रही है। कोई भी मतलब ऐसी चीजें नहीं है कि वहां पे नहीं हो रही है। हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के। जैसे कोई लोग हैं जो बिल्कुल डरते नहीं है, कोई लोग हैं कि वो डर रहे हैं, और आधे लोग हैं तो उनको तो अभी तक पता ही नहीं है कि कोरोना क्या है, ये वायरस क्या है, अवेयरनेस नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग पावर उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतना। वो अपने डेली रूटीन में ही रमे हुए हैं। उनका जो डेली रूटीन है, फार्मिंग करना है, खेतों में जाना है, पहाड़ियों में जाना है, वो उनमें ही है।
तो हमारे यहाँ पे लगभग हमारे जो सह्याद्री रीजन में टोटल 96 गांव है हमारे यहाँ पे अहमदनगर साइड के भंडारदरा के यहाँ से। तो कुछ ही गाँवों में पॉजिटिव केस है और बाकी के गाँव में नहीं है। तो सारे जो लोग हैं मतलब बोलते हैं ना, उनको अभी तक कुछ परवाह नहीं है, फर्स्ट वेव सेकंड वेव उनको नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। ये एक्चुअल अभी की कंडीशन है हमारे यहाँ पे एरिया की एटलीस्ट जी। और जो हेल्थ फैसिलिटीज के, जैसे शैलेंद्र भाई बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी थी, राज भाई बता रहे थे कि 1.5 लाख का इंजेक्शन 15-16 लाख रुपया खर्च होता है। मैं तो आदिवासी इलाकों में घूमा हूँ और शायद ही किसी घर में, मतलब जो सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर आदिवासी घरों में संपत्ति के नाम पर मुझे तो कुछ खाने पीने की चीजें या जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वही नजर आती हैं। बड़े बड़े घरों में भी उस तरह 15 लाख 16 लाख रुपया 20 लाख रुपया अगर खर्च होगा तो कैसे होगा। तो क्या स्थिति है वहां पर अगर कोई बीमार है उसको इलाज को लेके? सर अगर कोई बीमार भी होता है तो उनके लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना वो भी काफी दूर पे है। तो हमारे यहाँ पे ज्यादा करके घर में ही आयुर्वेदिक के ऊपर बिलीव करके जो भी पहाड़ों में हमारे पास जो वन होते हैं मेडिसिन वो ही ज्यादा करके यूज करते हैं। 99 पीपल्स तो वो ही यूज करते हैं। ज्यादा कर तो डॉक्टर के पास जाने के लिए वो टालते हैं। उनका वो अंडरस्टैंडिंग है पहले से ही जी। वो आयुर्वेदा पे ज्यादा बिलीव करते हैं एक्चुअल में। जी, जो ट्राइबल नॉलेज है उनका उस पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। महेश मालवीय, आप खरगोन के भगवानपुरा तहसील से लगातार जुड़े हुए, लग रहा है धूप में खड़े हैं आप, माफ कीजिएगा आपको काफी इंतजार कराया मैंने। ये बताइए महेश के क्या हालात हैं वहां पर? तो जो फलिए हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, कोविड वहां पहुंच गया है क्या भगवानपुरा में? क्या स्थिति है? हाँ, कोविड यहाँ भी हर फलिया पहुंचा हुआ है सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में इतना वो नहीं था, जो है ना अभी जो सेकंड राउंड जो उसमें आया है उसमें अभी कोविड फलिया एक दो लोगों को हुआ है। तो जो टीका कराने से आदमी मर जाता है, ये भ्रम फैला हुआ है इनमें। आदिवासी एरिया में कोई संगठन वाले या सरपंच है जैसे या जो भी व्यक्ति है उच्च पद पर है आदिवासी से, वो मतलब उनको सही तरीके से समझाइश नहीं दे पा रहे हैं। वो समझाइश देते हैं तो उनको उनका कहना ये पड़ता है कि ये समझा रहे हैं, ये सरकार की तरफ बोल रहे हैं, सरकार के आदमी मरवा देंगे, ऐसा इनमें भ्रम फैला हुआ है। जी। इलाज की क्या सुविधाएं हैं? क्योंकि मैं उस इलाके में घूमा हूं आपके साथ काफी, वहां तो खरगोन से पहले कोई या भगवानपुरा में भी कोई बड़े इलाज की सुविधाएं तो है नहीं, तो कैसे इलाज की ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है यहाँ पर। अधिकतर खरगोन ही रेफर किया जाता है केस को। जी। और जिला मुख्यालय में रेफर किया जाता है। जी। तो जो आम आदिवासी है, खरगोन कितना दूर है इस इलाके से? कैसे ले जाते हैं एम्बुलेंसेस वगैरह? भगवानपुरा से तो 30 किलोमीटर है और ऐसे एरिया से देखे जाए तो सिरवेल से लगभग समझो 55 किलोमीटर है। ऐसा दूर दराज पे मतलब पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, किधर से 60 पड़ रहा है, किधर से 55, किधर से 40 ऐसा पड़ता है। तो आदमी पहुंचते ही रास्ते में मतलब स्थिति खराब हो जाती है। जी। और अब स्वास्थ्य सुविधा बहुत खराब है ग्रामीण क्षेत्र में। जी। भगवानपुरा से सीधा चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची। आनंद दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, झारखंड से जो खबरें आ रही हैं, शुरुआत में इस तरह से खबर आई कि आदिवासियों ने घुसने नहीं दिया है अपने इलाकों में कोरोना को। फिर खबरें आनी शुरू हुई कि आदिवासी, जैसा अभी सुवर्णा बता रही थी कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उन्हें जड़ी बूटी ज्ञान है। फिर खबरें आने लगी कि उनमें दहशत है, भय है वैक्सीन को लेके। वैक्सीन के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या फीलिंग है ग्राउंड पे? कितना ये वायरस खतरनाक हुआ है, कितना परेशान कर रहा है लोगों को, या काबू में है? इलाज के मामले में क्या सिचुएशन है? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अभी हाल फिलहाल में ही गुमला जिला है, गुमला जिला प्रशासन ने एक ग्रामीण स्तर पर एक सर्वे करवाया जिसमें लगभग 40,000 का एक सैंपल रखा कि 40,000 लोगों का कोविड टेस्ट करवाया गया।
सहिया गई और बाकी जो हेल्थ वर्कर थे, कुछ एनजीओ की मदद से लोग गांव में गए, उनका 40,000 लोगों का टेस्ट हुआ। 40,000 में से लगभग 3,500 से 4,000 नए केस सामने आए, जबकि जिला में बमुश्किल 32 से 32 लोग एडमिट थे। जिला का जो मेन अस्पताल था उसमें 30 से 32 लोग एडमिट थे। इस दौरान जब जिला प्रशासन गांव पहुंचती तो उसको 3,500 नए केस मिलते हैं, जिनका दोबारा से कोविड टेस्ट कराया गया और वो सारे केस सामने आए। अब झारखंड सरकार ने ये फैसला किया है और वो कल 26 तारीख से वो शुरू भी हुआ है कि पूरे राज्य में गांव-गांव, घर-घर जाकर ये सर्वे किया जा रहा है कि कितने लोगों का टेस्ट, कितने लोग इससे प्रभावित हैं। तो आने वाले टाइम में तो जो ग्रामीण इलाका है, खासकर ट्राइबल बेल्ट में, नए आंकड़े और बड़े आंकड़े सामने आने वाले हैं। ये है कि उसमें से बड़ी संख्या में लोगों को गंभीर लक्षण नहीं है, लेकिन अगर जो छोटे लक्षण, उनमें अगर जो भी लक्षण नजर आ रहे हैं, कोविड के सामान्य लक्षण भी नजर आ रहे हैं, तो वो उन इलाकों के लिए खतरनाक है। हाँ, तब एक चीज, 2 बातें और वहां हो रही है कि लोग इलाज कराने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो आसपास के झोला छाप डॉक्टर जिनको हम कहते हैं, हालांकि झोला छाप डॉक्टरों का कहना है कि अभी इस मौके पर जब आप हमसे मदद ले रहे हैं और पूरे राज्य की ग्रामीण इलाके का खासकर जो चिकित्सा व्यवस्था है वो उन पे ही डिपेंड कर रहा है, तो कम से कम अब हमको झोला छाप डॉक्टर ना कह के ग्रामीण चिकित्सक कहिए। तो लेकिन गांव के लोगों के बीच वो हमेशा से रहे हैं, चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, उधार पे दवाई देने की बातचीत हो या फिर बाकी इलाज की बातचीत हो, तो वो केवल उन्हीं पे यकीन कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने क्या किया है, 2 जिलों में तो अभी तत्काल हो गए में कि उनको बुलाया गया, उनकी मीटिंग करवाई गई, इसके अलावा उनका ट्रेनिंग किया गया कि आप इस तरीके से कोविड के लक्षण पकड़िए और उनको जिला अस्पताल भेजिए। तो ये काम धीरे धीरे शुरू हुआ है, लेकिन उन इलाकों में मौत के जो आंकड़े हैं वो भी आने वाले टाइम में ज्यादा निकल के आएंगे। और जब ये सर्वे अगले 5 तारीख को पूरा होना है, अगर वो 5 तारीख तक पूरा हो जाता है तो और भी बड़े आंकड़े आदिवासी इलाकों से सामने आने हैं। जी आनंद, बहुत इम्पोर्टेंट बात की सूचना आपने दी है कि जिनको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, जैसे मैंने शैलेंद्र भाई के इलाके का एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे आदिवासी इलाकों में और आदिवासी इलाकों की पूरे ग्रामीण भारत में इस तरह देखा जाता है कि जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं वो असल में वहाँ खुदा की तरह, भगवान की तरह मौजूद रहते हैं। ये बात सही है कि बहुत सीरियस बीमारियों में वो इलाज नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम वहां पर वो मौजूद होते हैं, उन पर लोग विश्वास करते हैं। शायद जरूरत इस बात की है कि क्योंकि जहां तक कोविड का सवाल है, कोई सटीक इलाज तो इसका है नहीं। अभी भी जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, वो भी रिसर्च के स्टेज पे हैं। तो इन लोग एक सेट प्रोसीजर बनाया हुआ है जो इन लोगों को बताया जा सकता है और कम से कम एक सही इलाज आदिवासी इलाकों में लोगों को मिल सकता है। वैक्सीन वाले मसले पर फिर और आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन विशाल नासिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लगातार आदिवासी मामलों पर चिंतित रहते हैं। वो काफी एकेडमिक काम करते हैं, वहां पर आदिवासियों के बीच काफी एक तरह से समन्वय, कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं। विशाल, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से उन इलाकों में कोविड फैला है, आदिवासी इलाकों में, आपकी नजर में क्या स्थिति है? क्या इलाज वहां मिल पा रहा है? क्या किए जाने की जरूरत है वहां पे? थैंक यू। सबसे पहली बात, जब आदिवासी इलाकों में कोविड का संक्रमण हुआ, उसको पता चलने के लिए बहुत वक्त गया कि मुझे कोविड हुआ है। आदिवासी लोगों को मतलब अवेयरनेस ही नहीं था अपने इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, कि जो भी मैं बीमार हूँ कि मुझे कोविड का वायरस अटैक हुआ है, क्या हुआ है, ये पता चलने के लिए उसका बहुत टाइम गया। और जब तक वो पीएचसी सेंटर तक पहुंचता है तब तक उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंच जाता है। तो यहाँ के ग्रामीण इलाकों में रास्ते, सुविधा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज भी ऐसे हालत है कि गाँव में औरतों को गधे लेके जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, बड़े बड़े ड्रम लाद के गधों पे पानी के लिए इतनी दिक्कत है। तो फिर हेल्थ सर्विस तो नहीं है वहाँ पे इतनी, और अवेयरनेस कम होने की वजह से कोविड क्या है, वो क्या हो सकता है, कितना हानिकारक हो सकता है, ये लोगों को अभी तक पता नहीं। हालांकि एक ऐसा भी एग्जाम्पल है यहाँ पे
ये लोगों ने जाके अवेयरनेस करने की कुछ एनजीओ ने कोशिश की थी, पर आदिवासी जनता में या आदिवासी जितने भी लोग हैं उनको कोविड के बारे में इतना ही मतलब समझ चुके हैं, कोविड जिसको भी होता है वो मर ही जाता है। मतलब उस पे हालांकि उस पे अभी तक असरदार कोई भी मेडिसिन या इलाज नहीं है पता है, पर ये बात उनके समझ में नहीं आ रही जाता कि कुछ इलाज करके कुछ केयर करके वो संभल सकते हैं, बच सकते हैं, ये पूरी तरीके से उनको पता। जी विशाल, आपका थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं लौटूंगा, आप बने रहिएगा इस चर्चा में। एक बात इससे पहले कि हम अगले राउंड में इस चर्चा के घुसें, जैसा कि राज भाई भी कह रहे थे, सुवर्णा ने भी कहा कि और लगातार खबरें छप रही हैं कि जो आदिवासी जंगल से जो जड़ी बूटियां मिलती हैं उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और मेरा भी ये अनुभव है आदिवासी इलाकों में पिछले 5-7 साल में जो घूमने का मुझे मौका मिला है कि जो आदिवासी गांव हैं, आदिवासी आबादी है, उनका नॉलेज सिस्टम कमाल का है। जंगल को जितना बेहतर तरीके से समझते हैं उनसे बेहतर जंगल को कोई नहीं समझ सकता है। और बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी खाने की ऐसी चीजें वो वहां से जुटाते हैं जो निश्चित तौर पर सेहत के लिए अच्छी भी हैं और उनसे बहुत सारी बीमारियों से बचा भी जा सकता है। इलाज तो बात है, बचा भी जा सकता है। लेकिन इस मामले में इस तमाम अनुभव के बावजूद पूरे सम्मान के साथ जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर वो आदिवासी इलाकों में रहते हैं, वो ये बात जरूर अपने आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचाएं कि कोई भी जब जो इलाज आज जड़ी बूटियों से आदिवासी करते हैं वो ज्ञान एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है। वक्त के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी ये जड़ी बूटियों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है और वो लगातार संपन्न होता जाता है वो ज्ञान। तो कोई नई बीमारी जब आती है तो उसका इलाज कौन सी जड़ी बूटी से होगा, इसको ढूंढने में भी समय लगता है। हो सकता है कि 10 साल बाद आदिवासी जंगल से किसी जड़ी बूटी से इस बीमारी का भी इलाज कर दें, लेकिन आज ये बेहद जरूरी है कि आप जो है जड़ी बूटियों से इलाज, बेशक उनको काढ़ा पिलाना चाहते हैं, कोई दवाई लगाना चाहते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनको वैक्सीन लेनी बहुत जरूरी है। वो आपको कोविड से बचा सकती है। या अगर ऑक्सीजन लेवल आपका कम या ज्यादा तो नहीं हो रहा, ये चेक करने की जरूरत है। तो इस तरह की ये बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूं। 2020 में जब ये कोरोना की पहली लहर आई थी, उस वक्त भी मैंने एक लाइव में ये कहने की कोशिश की थी कि आदिवासियों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उनको कोविड नहीं हो सकता है। ये गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। ये गलतफहमी शहरों के बारे में भी, भारत के शहरों और गांवों के बारे में भी फैलाई गई थी कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम बचपन से इस तरह की चीजें खाते हैं कि हम इम्यून हो चुके हैं, हमें इस तरह का वायरस कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हालत ये हुई कि कब्रिस्तान और शमशानों में जगह नहीं बची। वैक्सीन को लेकर आदिवासी भारत में किस तरह के हालात हैं, किस तरह की जागरूकता की जरूरत है, क्या किया जाना चाहिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और शैलेंद्र भाई, आप क्योंकि एक अनुभव बता रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आदिवासी सबसे बड़े वहां के आदिवासी समुदाय से आते हैं, आपको बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, कैसे वैक्सीन कार्यक्रम वहां संपन्न होगा? अभी तो पहले सरकार को वैक्सीन की उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी जी। मेरे ऐसा नहीं है कि सरकार आदिवासियों के पीछे वैक्सीन लेके दौड़ रही है और आदिवासी वहां से उनसे डर के भाग रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सके दर्शाया जाता हो, लेकिन एक बात में एक जो छूट गई थी, आनंद गुप्ता जी ने जो कहा कि हमारे गांव में अभी फीवर है, उसको टाइफाइड कह रहे हैं, और वो झोला छाप डॉक्टर ही भगवान वहां के लिए। वो लोग अगर सही ढंग से उनको अगर चेक किया जाए तो आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कोरोना निकलेगा। इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ जी। और शैलेंद्र भाई, किस तरह जो गलतफहमियां हैं, जो भय है आदिवासी इलाकों में वैक्सीन को लेके, आप क्या सुझाएंगे, क्या किए जाने की जरूरत है? देखिए, एक चीज तो ये तो तय है कि जो भी आदिवासी क्षेत्र है या आज भी जो आदिवासी हैं
वो कहीं ना कहीं सभ्यता से दूर, जंगलों में, जंगल के किनारे, पहाड़ों के बीच में, वैसी जगह में बसे हुए हैं जो अपनी सभ्यता को बचाए हुए। तो वो मतलब टाउन से दूर है। आप ये कह रहे हैं कि उससे तथाकथित जो जो आधुनिक कहे जाने वाला समाज है उससे थोड़ा सा कटके हैं। हाँ जी, उससे बढ़िया थोड़ा बात। सा अलग है। जी। उनको उनमें नॉलेज की कमी है, जानकारी नहीं है, या कोविड हार्ट के वॉल्व को कैसे असर कर सकता है इसकी जानकारी नहीं जी। है। तो मान लीजिए जो भ्रम की स्थिति है, जी। लेकिन अगर उनके ही लोग उनको बोलेंगे कि इससे परेशानी नहीं है, ये तुम्हारी जान बचाएगा, तो क्यों नहीं समझेंगे? वो बिल्कुल समझेंगे। जब लेकिन आप वैसी स्थिति कभी आती नहीं है, और मतलब एक बहाना बनाया जाता है कि ऐसी स्थिति है, ऐसा इसलिए हो रहा है, मतलब तरह तरह की बातें। जी। हमें नहीं लगता है कि कोई समाज इतना अनपढ़ है या बेवकूफ है कि जो अपनी, जिससे उनकी जान बचाई जा सके, वो बात उनको समझ। और कम से कम अगर उनके बीच के लोग ये बात कहेंगे तो शायद बात समझनी आसान होगी। सुवर्णा, आप जी, क्या तो कहना थोड़े से चाहेंगे? कम। जी 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 जी, अपनी बात पूरी कीजिए शैलेंद्र जी, आदिवासी समाज है, जी। थोड़ी सी पढ़ाई, जो एजुकेशन लेवल है थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी भ्रम की स्थिति ज्यादा है, जी। लेकिन अपने बारे में, अपने भलाई के बारे में वो एकदम समझ सकते हैं। उनके लोग बोलेंगे तो एकदम बिल्कुल समझ सकते हैं, वो वैक्सीन से बिल्कुल नहीं भागेंगे। जी। सुवर्णा, आपकी नजर में, आप से जब फोन पर मेरी बात हो रही थी तो आप कह रही थी कि वहां पर आप स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके कुछ कोशिश कर रही हैं कि वहां जागरूकता अभियान चलाया जा सके, लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। क्या किए जाने की जरूरत है? जो आपका इलाका है, सह्याद्री रीजन आप बोलती हैं जिसको, तो उस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताते हुए कि क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो वहाँ पे मतलब हमारा जो एरिया इलाका है वहाँ पे अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और उनका जो अवेयरनेस, जब हम उनको वो चीज के बारे में बता रहे हैं, वायरस के बारे में या फिर उसके प्रिकॉशंस के बारे में, वो एक दिन में उनको नहीं समझेगा। उनको कंटिन्यूअसली उनके लिए कैंपेन लेना पड़ेगा तो ही उनको समझेगा। हम एक दिन जाके बताएंगे तो वो 24 घंटा उनके दिमाग में रहता है, 24 घंटे के बाद वो वैनिश हो जाता है। ऐसा है, तो कंटिन्यूअसली अवेयरनेस होना चाहिए तो ही उनको वो समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। तो जैसे वैक्सीनेशन की अगर ड्राइव करने की बात कही तो वो भी उनमें थोड़ा डर भी है, कोई लोग रेडी भी है। और सेकंड तो वैक्सीनेशन अवेलेबल होना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए किसी ने कि विलेज एरिया में वैक्सीनेशन ड्राइव होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे इतना देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी ध्यान नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू द सिटी। वो बहुत सिटी से दूर है, पहाड़ों में है। तो ऐसे सब लोग को लगता है कि वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ पे कोरोना स्प्रेड नहीं हो सकता, वो लोग तो सब जंगलों में है, वो तो सिटी से कनेक्टेड नहीं है। बट जैसे राज सर ने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे जो तो अर्निंग ब्रेड एंड बटर, दे आर कमिंग टू द सिटी साइड, और सिटी से फिर वो विलेज में जा रहे हैं, तो उससे स्प्रेड हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं। जैसे जो हमारे यहाँ पे जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स है वो गाँव-गाँव में है, 3-3 4 गाँव छोड़ के एक-एक तो है। तो अगर किसी को बुखार वगैरह आता है तो वो नॉर्मल हमारे जड़ी बूटी जो है उसी से ही वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो इवन हॉस्पिटल तक भी नहीं जाते वो, क्योंकि हॉस्पिटल तो दूर ही रहा, क्योंकि काफी लॉन्ग डिस्टेंस होता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन है, तो अवेयरनेस कैंपेन्स रखना बहुत जरूरी है, वो भी कंटिन्यूअस में, एक दिन नहीं, कंटिन्यूअसली। राज भाई, मैं बीच में आपके सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहा था कि आप लगातार अपील कर रहे थे गुजरात के कुछ आदिवासी इलाकों में एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए चंदा आप मांग रहे थे, लोगों से मदद आप मांग रहे थे। क्या गुजरात में भी, गुजरात, और आप तो उस इलाके से आते हैं जहां दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, वहां एम्बुलेंसेस नहीं है? श्याम जी, अगर मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहते तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, खास करके गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट्स आदिवासियों के लिए फेलियर है। आदिवासी इलाकों में कोई भी जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक प्रोवाइड नहीं की है। आज आप देखिए, हम लोग जो कुछ छोटे मोटे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे क्षेत्रों में एक एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए हम लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कीजिए, ताकि हम अपने जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें कम से कम एक एम्बुलेंस
जो लोगों को कम से कम जो अपने गांव से लेकर पीएचसी या सीएचसी या बड़े अस्पताल तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ताकि उसकी जिंदगी हम बचा सके। जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। राज भाई, जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 14,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए गुजरात में प्रावधान है, मैं सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली, हर साल 14,000 करोड़ रुपए गुजरात पैटर्न योजना के तहत आदिवासी इलाकों को, आदिवासी क्षेत्र के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कंट्रीब्यूट होता है। और ये जो योजना है वो महाराष्ट्र पैटर्न योजना के बेस पर छोटू भाई वसावा साहब ने, जब शंकर सिंह वाघेला की सरकार बन रही थी, तब साहब ने ये प्रावधान करवाया था। तो 14,000 करोड़ रुपए 2000 से आज 2021 है, 21 साल से 14,000 करोड़ रुपए गुजरात के 14 डिस्ट्रिक्ट्स के 50 तहसील के आदिवासियों के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो सारा बजट गैर आदिवासी क्षेत्रों में यूटिलाइज होता है। आप देखिए कि इवन सिर्फ मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा, गुजरात ने पूरे देश के जो आदिवासी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा बजट आता है। सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, इंटरनेशनल लेवल से भी, यूनो की तरफ से भी बहुत सारा बजट आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए आता है, लेकिन वो आदिवासियों के लिए यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। दिक्कत कहाँ है? या तो जो हमारे पॉलिटिशियन है वो या तो अवेयर नहीं है, या तो फिर जो एनजीओ बनती है वो ज्यादातर नॉन आदिवासी उसका जो भी कंट्रोल करते हैं, और वो आदिवासियों के नाम पे पूरा बजट उनकी तरफ डाइवर्ट करते हैं। ये दिक्कत है जी राज भाई। 14,000 करोड़ को 21 से गुना करें, मुझे तो घबराहट होती है इस नंबर को, मतलब इतना पैसा सुन के ही मध्यम वर्ग के आदमी को, किसी को भी घबराहट होगी। आनंद दत्ता, वैक्सीन को लेके काफी भ्रम और दहशत का माहौल बताया जा रहा है। आपकी नजर में अभी तक जो सरकार ने वहां किया है वैक्सीनेशन को लेके, ये बात सही है कि वैक्सीन की किल्लत है और इस पे तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर डिबेट हो रही है, लेकिन सरकार का जो इनिशिएटिव है, खासतौर पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री वहां पर है और वहां पर आदिवासी आबादी जो है, मुझे वहां भी कई इलाकों में घूमने का मौका मिला है। बहुत सारे इलाकों में अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। वैक्सीन को लेके जिस तरह की जागरूकता की जरूरत है और जो खासतौर पर जिस तरह के क्या जैसे आपने एक सर्वे का जिक्र किया, मैं इसको यूं पूछता हूं कि किसी आदिवासी इलाके में अगर भ्रम है, दहशत है, क्या ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि किस किस तरह की गलतफहमियां हैं, उनके जवाब सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए, कुछ ऐसा है? सरकार पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, लेकिन जो हेल्थ वर्कर उन इलाकों में जा रहे हैं वो वापस आके जिला मुख्यालय में जो रिपोर्ट करते हैं उससे थोड़ी बहुत जानकारियां जिला प्रशासन को मिल रही है जी। अब एक केस आया कोडरमा जिले में कि एक ट्राइबल बीमार पड़ा और वो उसका टेस्ट हुआ किसी कैसे न कैसे तरीके से, और वो एडमिट हुआ। एडमिट होने के अगले ही दिन वो डेथ कर गया और ये खबर छपी भी। तो जाहिर सी बात है कि उस इलाके में तो कम से कम जितने ट्राइबल हैं वो दोबारा तो ना तो टेस्ट कराएंगे ना ही वैक्सीन लेंगे। अब ऐसे में दूसरी बात ये हो रही है कि सरकार अपने लेवल पे क्या प्रयास कर रही है। तो सरकार अभी तक जो वैक्सीन का जो खपत है वो 80% शहरी इलाकों में है, या फिर जो जिलों में भेजे गए हैं वो जिला मुख्यालय में है, और गांवों से जो ट्राइबल है या फिर जो गांव के ग्रामीण है वो जिला मुख्यालय, मतलब बहुत रेयर इमरजेंसी होती है तभी वो आते हैं, और वैसे भी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है वो और नहीं निकल पा रहे हैं, ना निकलना चाहते हैं। तो ऐसे में उन तक तो वैक्सीन पहुंचा ही नहीं है। गिने चुने लोगों तक जो पहुंचा है उसमें एक आध घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई प्लान नहीं है कि ये जो भ्रांतियां चल रही है उनको दूर करने के लिए क्या मदद ली जाए, किसको और क्या कहा जाए। इसके लिए फिलहाल सरकार अभी सर्वे वगैरह में फंसी है, इसके बाद शायद प्लान करे। जी विशाल, आप क्या कहेंगे? संक्षेप में बताइएगा कि ये जो वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है, महाराष्ट्र में क्या किए जाने की जरूरत है? महाराष्ट्र में वैक्सीन के मामले में देश में नंबर 1 है महाराष्ट्र राज्य,
2 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 2 करोड़ 6 लाख 20 मई तक का अगर आंकड़ा मुझे अगर सही से याद है, तो नंबर 1 है महाराष्ट्र पूरे देश में वैक्सीन के मामले में। लेकिन जब ग्रामीण भारत और आदिवासी भारत की बात आती है तो वहां पर जो एवरेज है वो 2% भी नहीं है, और आदिवासी इलाकों में तो उससे भी कम है, 2% से भी कम लोगों को वैक्सीन दी गई है। क्या किया जाना चाहिए आपकी नजर में? फर्स्ट थिंग सर, जब वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं तो ड्यूरेशन पीरियड होता है। फर्स्ट, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है विशाल। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, आप बेहतर है, थोड़ा बोलिए। हेलो, जी जी बोलिए विशाल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। फर्स्ट थिंग सर, वो वैक्सीनेशन के डॉक्यूमेंट। नहीं विशाल, मैं फिर से आपके पास आने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा अपना माइक चेक। नहीं सर, वीडियो बंद करके बात करेंगे तो आवाज बंद करिए तो एक बार। हाँ हाँ, आप बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ, आप बेहतर है, बोलिए जी। सर, आदिवासी इलाकों में जो वैक्सीनेशन की बात है, तो नासिक या महाराष्ट्र की बात क्या कही जाए तो वैक्सीनेशन जो लिया जाए वो टीकों में फर्स्ट और सेकंड। थोड़ा जोर से बोलिए विशाल, आवाज आ रही है आपकी। लाने के बाद सेकंड टीका लगाया। विशाल थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ सर जी हाँ, अब बेहतर हाँ है, सर, ऊंचा बोलिए थोड़ा। हाँ सर जी हाँ। वैक्सीनेशन जो है सर, आदिवासी इलाकों में जो वैक्सीनेशन होने के लिए शुरुआत हुई, वैक्सीनेशन के 2 टीके होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो ड्यूरेशन पीरियड होता है बीच में कुछ दिनों, तो इसमें कुछ केसेस ऐसे सामने आए आदिवासी इलाकों में कि पहला वैक्सीन लेने के बाद वो तबीयत खराब होने की वजह से या कुछ कारण हो, कुछ लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वहाँ के आदिवासी वो अपने बाकी के लोग जो है वो घबरा गए कि पहले से अवेयरनेस तो कमी है, और टीका लगाने की वजह से और कुछ रिएक्शन होने की वजह से आदमी डेथ हो जाता है। ये वहम होने की वजह से बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो अपनी आयुर्वेदा है उस पर भरोसा करते हैं। और दूसरी बात, इसी जस्ट में महाराष्ट्र स्टेट के जो रिसर्च डिपार्टमेंट है कुछ, तो उनको एप्लीकेशन भी की थी मैंने कि आदिवासी इलाकों में, महाराष्ट्र के सह्याद्री के आदिवासी इलाकों में अवेयरनेस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए। पर सरकार की तरफ से भी कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं आया। उन्होंने खाली करेंगे ऐसे एज अ फॉर्मल करके रिस्पांस दिया और बात वैसी की वैसी है। और इसका असर ऐसा हो रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है आदिवासी इलाकों में, नॉलेज नहीं है, और इसके आंकड़े भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। महाराष्ट्र अभी फिलहाल फर्स्ट नंबर पे होगा कि वैक्सीनेशन में। जी बिल्कुल विशाल, आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि चिट्ठी लिख के ये कहा कि वैक्सीन के लिए जागरूकता जरूरी है। महेश, वहां पर भगवानपुरा तहसील और खरगोन जिले में वैक्सीन को लेके वहां भी लोग डर रहे हैं, इस तरह की खबरें लगातार आई हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई कोशिश हुई है कि वहां के जो लीडर्स हैं, जो समाज के जो नेता हैं, खास तौर पर जो समुदाय में जिनकी इज्जत होती है, हर गांव में कोई ना कोई ऐसा नेता होता है, हर ट्राइब में कोई ना कोई ऐसा नेता होता है जहां जिसका काफी सम्मान किया जाता है, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्या उन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आदिवासियों को समझाया जा सके कि वैक्सीन से ना डरें? वैक्सीन से क्या होगा समझ नहीं पा रहे हैं, वैक्सीन से होगा क्या? महेश, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है दोस्त। तुम वीडियो ऑफ करके एक बार बात करो तो देखो, अगर बेहतर हो तो। हाँ बोलिए। आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि आम आदिवासी को समझाया जाए कि वैक्सीन से क्या फायदा है, क्या नहीं फायदा है। इस तरीके से उनको कोई समझाइश नहीं दी जा रही है। और जो यहाँ मतलब किसी संगठन के पद पर है, सरपंच है जैसे, या कोई अन्य पद पर है किसी भी संगठन पे,
जयस है, आदिवासी मुक्ति संगठन है, आदिवासी भिलाला समाज संगठन है, भीम टाइगर सेना है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। ये लोग भी कुछ मिलकर सरकार के साथ प्रयास करें और सरकार भी इनको आगे लाके कुछ सहयोग करे तो मतलब थोड़ा फायदा हो सकता है बिजली का। जी। और महेश, वहां पर एक बड़े जाने माने सरपंच थे जिनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी, शायद रेवला नाम था उनका, क्या था, उनकी भी शायद मृत्यु की खबर मैंने सुनी थी, क्या सही है ये खबर? वो देवाड़ा सरपंच थे, वासलिया भाई ब्राह्मणे। हाँ 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 हाँ, देवड़ा के सरपंच थे जी। जहाँ एक डैम भी है, जहाँ बांध है एक। मैं वो सरपंच। हाँ हाँ जी जी जी। तो जी जी महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, बहुत आप देख ही रहे हैं, झारखंड से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, हम लोगों के झारखंड से ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जिनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं, खासतौर पर शैलेंद्र भाई, राज भाई, सुवर्णा, जो किसी न किसी लेवल पर इस पूरे प्रोसेस में शामिल रहे हैं आदिवासी इलाकों में, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो शामिल रहेंगे, चाहे वो जागरूकता अभियान हो, लोगों की मदद करने की बात हो, या लोगों में क्या इसके खतरे और बचाव हैं ये जानकारी देने की बात हो, या फिर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की बात हो कि बेहतर सुविधाएं आदिवासी इलाकों में मिलें, ये लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और विशाल ने जैसे बताया, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और मेरे साथी आनंद और महेश लगातार जिम्मेदारी के साथ इस वक्त पत्रकारिता ये हमेशा से करते रहे हैं, और आगे आनंद दत्ता जैसे पत्रकारों की जरूरत है कि जैसा कि लगातार इस बातचीत में ये निकल रहा है कि अगर आदिवासी इलाकों में भ्रम और दहशत है वैक्सीन को लेकर, तो उसकी वजह ये है कि जब ये खबरें छपती हैं या ये खबरें फैलती हैं कि वैक्सीन की वजह से मौत हो रही है, तो इसलिए जब इस तरह की किसी घटना को रिपोर्ट किया जा रहा है तो उसमें ये भी बताए जाने की शायद जरूरत है कि ये खबर कहाँ से आई है, और कितने लाख केसेस में कितने प्रतिशत मौत का खतरा रहता है। तो ये एक जिम्मेदार पत्रकारिता की भी जरूरत है। लेकिन कुछ चीजें मोटे तौर पर आदिवासी भारत के बारे में जरूर समझनी चाहिए कि आदिवासी भारत में 40% से ज्यादा, लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। 15 से 19 साल की ज्यादातर लड़कियों का वजन औसत से कम होता है। जब पूरे देश में आम भारतीय की औसत आयु 67 साल या उससे ज्यादा है, 63.5 साल औसत आयु आदिवासी भारत में है। इसके कुछ तो कारण होंगे। इनमें सबसे बड़ा कारण है पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। कुपोषण बहुत ज्यादातर आदिवासी इलाकों में एक बड़ी समस्या है, खासतौर पर बच्चों और महिलाओं में, और सहरिया या बिरहोर या लोधा, इस तरह की बहुत सारी पीवीटीजी कम्युनिटीज हैं, उनमें तो हालत बद से बदतर है। तो ये कुछ 10% भी आदिवासी बस्तियों में पीने का सुरक्षित पानी, नल का जल उपलब्ध नहीं है। आज भी झरने और नदियों से पानी पीने के लिए, सीधा पीने के लिए मजबूर हैं। तो ये हालात हैं। इसलिए इस तरह की कोई गलतफहमी पैदा करना आदिवासी भारत के बारे में कि वहां पर ये वायरस नहीं पहुंच सकता है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये शायद सही नहीं है। इस तरह की खबरों से, इस तरह की बातों से हम लोगों को बचना चाहिए। कुछ अच्छी खबरें इस बीच में आई हैं, जैसे केरल ने ये घोषणा की है कि मॉनसून शुरू होने से पहले सारे आदिवासी बस्तियों में सबको वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे, जितने भी एडल्ट हैं जो आज के नियम के अनुसार जो क्वालिफाई करते हैं वैक्सीन लेने के लिए। एर्नाकुलम पहला केरल का ऐसा जिला बनने वाला है जहां सभी आदिवासी जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको वैक्सीन दे दी जाएगी। इस तरह की कुछ अच्छी खबरें। लेकिन जो चाहे वो हमारे पैनल पर मौजूद इस वक्त शैलेंद्र गढ़वाल भाई हों, राज वसावा भाई हों, विशाल हों, चाहे सुवर्णा हो, या और जो जागरूक लोग हैं आदिवासी समाज से जुड़े हुए, उनको खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अंधविश्वास, भ्रम, दहशत का पर्दा डाल के
कहीं आदिवासियों के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र के आंकड़े देखेंगे तो वो डिस्पैरिटी आपको साफ साफ दिखेगी। शहरों में अगर ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं तो यहाँ पर इम्यूनिटी भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज एक बार इन्फेक्ट होने के बाद बढ़ जाती है, तो कुछ महीने के लिए लोग सुरक्षित हो जाते हैं। तीसरी लहर आने की बात हो रही है, वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने का खतरा है और उस लहर में बच्चे भी शिकार हो सकते हैं। आदिवासी इलाकों में पहली लहर नहीं पहुंची, दूसरी लहर में भी अभी बहुत बड़ा आदिवासी इलाका है जो बचा हुआ है। और इस कोरोना वायरस की सबसे बड़ी बदमाशी ये है कि ये हमेशा नया आयु वर्ग और नया इलाका ढूंढता है। इस लिहाज से आदिवासी इलाके तीसरी लहर में ज्यादा खतरे में हो सकते हैं, इसलिए वहां पर वैक्सीनेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो जो जागरूक लोग हैं, जो नेतृत्वकारी साथी हैं आदिवासी इलाकों में, जो आदिवासियों के कॉजेस से सरोकार रखते हैं, वो पत्रकार भी, वो एकेडमिशियन भी, सबको इस बात का दबाव बनाने की जरूरत है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो वैक्सीन है, उसमें आदिवासियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, आदिवासी भारत का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसा हमेशा बाकी सुविधाओं के मामले में होता है, कम से कम वैक्सीन के मामले में इस तरह की नाइंसाफी, इस तरह का इम्बैलेंस, इस तरह की डिस्पैरिटी, इस तरह का भेदभाव आदिवासी भारत के साथ नहीं किया जाना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अलग मसलों पर मैं भी भारत की इस तरह की चर्चा में, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ शामिल होते रहेंगे और मैं भी भारत को जिस तरह से सपोर्ट करते रहे, आप सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार जोहार आपका। थैंक यू।